हे एवरीवन, वेलकम बैक टू डिज़ाइन गोरिदम। आज का सीन थोड़ा सा अलग है। आज हम स्केचअप 2025 की दुनिया में जंप करने वाले हैं और सिर्फ बेसिक्स की बात नहीं करेंगे, वो तो सीखेंगे ही, लेकिन आज हम एक पूरा स्टूडियो अपार्टमेंट यहाँ पे डिज़ाइन करना सीखने वाले हैं और जिसके अंदर आप सिर्फ फर्नीचर नहीं सीखोगे, एम्बियंस से लेके रेंडर तक भी सीखोगे, यानी कि पूरा पैकेज। और सबसे बड़ी बात, ये बोरिंग ट्यूटोरियल नहीं होने वाला है, ये क्रिएटिव राइड होगी और बाय द एंड आप बोलोगे कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहला काम क्या करना है, स्केचअप के आइकन को डबल क्लिक करना है। ये हमने डबल क्लिक किया। सबसे पहले जो विंडो आप देखोगे वो वेलकम विंडो होती है और उसके ऊपर आपको कुछ टेम्पलेट्स दिखाई देंगे। ये सारे टेम्पलेट्स को यूज़ करके आप अपनी ड्राइंग्स को क्रिएट करते हो। इसके अलावा मोर टेम्पलेट्स में जाके और भी टेम्पलेट्स को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ से आप अपनी रिसेंट फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। कोई एग्जिस्टिंग फाइल जो कहीं और आपकी रखी हुई है आपके सिस्टम के ऊपर, वहाँ उसको लेने के लिए आप यहाँ से जा सकते हो, ब्राउज़ कर सकते हो माई डिवाइस पे जाके, या ट्रिम्बल के ऊपर अगर आपने क्लाउड में सेव कर रखी है तो ट्रिम्बल कनेक्ट के थ्रू भी जा सकते हो। यहाँ से आप लर्न मतलब रिसोर्सेज जो हैं इनके गिवन, उनको आप चेक कर सकते हो और लाइसेंसिंग को चेक कर सकते हो। सिंपल टेम्पलेट को हम क्लिक करते हैं। ये सिंपल इंचेस है टेम्पलेट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये आपका ये मेन वर्क स्पेस यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको मिलता है। यहाँ पर इस मॉडल को यहाँ पर शो इसलिए किया हुआ है ताकि आपको एक आइडिया लगे स्पेस का और हाइट्स और विड्थ का। तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो, अभी कर देंगे हम। यहाँ पे किस तरीके से विंडो सेट है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले फाइल का मेन्यू है जो तकरीबन हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपने देखा ही होगा। एडिट का मेन्यू है, व्यू है, और इस सब में जो भी टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, वो कुछ तो आपने हर एक एप्लीकेशन के अंदर देखे होंगे, लेकिन कुछ जो है ना टूल्स वो स्पेसिफिक टू दिस सॉफ्टवेयर हैं। जैसे कि 3D वेयर हाउस हो गया, ट्रिम्बल कनेक्ट हो गया, सेंड टू लेआउट हो गया, ये सब आपको हर एक सॉफ्टवेयर में देखने को नहीं मिलेंगे। इसी तरीके से बाकी के टैब्स भी हैं जिसके अंदर आपको टूल्स अलग अलग कैटेगरी में ऑर्गेनाइज़ करके दे रखे हैं। इन सारे टूल्स को हम क्या करने वाले हैं, अपने स्क्रीन के ऊपर ही सेट करने वाले हैं। तो बाकी की चीज़ें हम जब जैसी ज़रूरत पड़ेगी तब बात करेंगे। और यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टूल बार आपको दिखाई दे रहा है और कुछ और टूल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जिनको अभी हम क्विकली अपनी ज़रूरत के हिसाब से रीऑर्गेनाइज़ करेंगे। ये आपका मेन जो ड्राइंग एरिया है वो कहलाता है। यहाँ पे आप जो विजुअल स्टाइल है जो ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेट है उसके अंदर आपको एक स्काई दिख रहा है और एक ग्राउंड दिख रहा है। और इस मॉडल को आप देखकर ये पता लगा सकते हो कि तकरीबन यहाँ ये जो इतनी हाइट है ये 5.5-6 फुट के आसपास होगी। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे गिवन है, सारा कुछ आप यहीं से ऑपरेट करते हो। राइट क्लिक करते हैं, ये जो वाइट वाला स्पेस या ग्रे वाला स्पेस आप देख रहे हो, इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है माउस से और कुछ आपको टिक्ड दिख रहे हैं जो ऑप्शंस हैं, वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे सेट करके दे रखे हैं। आप इनको ओपन भी कर सकते हो और क्लोज़ भी कर सकते हो। यहाँ से मैंने कुछ तो क्लोज़ कर दिए, फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। और एक जो लार्ज टूल सेट है वो मैं ओपन कर रही हूँ क्योंकि तकरीबन सारे ही टूल्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे, हमें बार बार यहाँ ऊपर टैब्स में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो हमें चाहिए पड़ेगा वो है स्टाइल्स का पैनल। स्टाइल्स को हम सेट करेंगे यहाँ पर और हमें टैग्स चाहिए पड़ेंगे। टैग्स को हम ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं, नीचे करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। गेटिंग स्टार्टेड का जो टूल सेट है वो हमें नहीं चाहिए, इसको बंद कर देते हैं। हमें व्यूज़ चाहिए, व्यूज़ ले लेते हैं। स्टाइल्स को हम यहाँ पे सेट करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, लेफ़्ट क्लिक पकड़ के और ड्रैग कर रही हूँ इन टूल्स को सेट करने के लिए। फिर से राइट क्लिक कर रहे हैं और देखते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। स्टैंडर्ड टूल बार हमें चाहिए पड़ता है, कभी कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो भी रख लेते हैं। इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे। ये अगर हम क्लोज़ भी करना चाहें तो हमें मिल चुका है नीचे, हम इसको
क्लोज़ कर देते हैं यहाँ से। और हम जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली, हमको स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल जाए, हमारी यही कोशिश है। और देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए पड़ सकती हैं। टैग्स स्टाइल्स हमने खोल ही लिया है यहाँ पर, बाकी अभी कुछ भी हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि कुछ जो हमारे टूल्स हैं वो नीचे की तरफ छुप गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो इसको कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं? हमको व्यू के अंदर जाना है और टूल बार्स में जाना है। टूल बार्स में हम जाएंगे ऑप्शंस के अंदर और यहाँ पे लार्ज आइकन्स पे अनचेक कर देंगे। तो उससे क्या होगा, ये देखो ये सारे टूल्स यहाँ पर थोड़ी सी जगह में ही सेट हो गए हैं। तो इससे ये कन्वीनियंस मेरे को लगता है कि सारी चीज़ें मुझे सामने दिखाई दे रही हैं। आप चाहो तो लार्ज आइकन्स पे ही रख सकते हो इसको। अगर मैं क्लिक करूँगी तो यहाँ पर ये लार्ज आइकन वापस से आ गए हैं, मगर मैं इसको स्मॉल आइकन्स में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऊपर हमारे को क्या क्या मिल रहा है। तो एंटिटी इन्फो का मतलब हो गया कि कोई भी एंटिटी को अगर आप सिलेक्ट करते हो तो उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे ये जो मॉडल है, इसका जो नाम है वो है थॉम। तो इस थॉम को हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट का बटन प्रेस करके। सिलेक्टेड है बाय डिफ़ॉल्ट, जो टूल आपको यहाँ पर मिल रहा होता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल सिलेक्टेड होता है वो सिलेक्ट टूल ही होता है। तो आप अगर क्लिक करोगे, इसको लेफ़्ट क्लिक करोगे किसी भी एंटिटी को अपने ड्राइंग एरिया के अंदर, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको डिलीट का बटन प्रेस करना है तो एंटिटी डिलीट हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो एंटिटी इन्फो बेसिकली आपको जो भी एंटिटी आपके ड्राइंग एरिया में सिलेक्टेड है उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मटेरियल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि मटेरियल्स तक पहुँचने से पहले हमें बहुत सारे टूल्स के बारे में जानने की ज़रूरत है। कंपोनेंट्स भी एक ऐसा टूल है जो आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है काम करने की। आप अपने ही बनाए हुए जो मॉडल्स होते हैं उनको रीयूज़ कर सकते हो अपनी सिर्फ इस फाइल के अंदर या इस ड्राइंग के अंदर नहीं, बल्कि आप किसी भी ड्राइंग के अंदर उसे यूज़ कर सकते हो। तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये कैसे यूज़ करते हैं। स्टाइल्स जो मैंने अभी आपको बताया ना कि अभी आप जो करंट जो विजुअल स्टाइल है उसके अकॉर्डिंग आप स्काई का बैकग्राउंड देख रहे हो और आपको ग्राउंड का भी एक ग्रे कलर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सिंपल स्टाइल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट सेट है, आप इसको अपने हिसाब से भी चूज़ कर सकते हो। ये सारी स्टाइल्स हैं जिनके बारे में भी हम बाद में समझेंगे कि कैसे इसको सेट किया जाता है। अभी मैं सिर्फ आपको समझ लीजिए कि एक बेसिक ओवरव्यू दे रही हूँ इस पूरे इंटरफेस का। एनवायरनमेंट्स एक नई चीज़ है जो कि स्केचअप 2025 में मैंने देखी है, और इससे एक तरीके से आपका विजुअल जो फील है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। आपको थोड़ा रियलिस्टिक सा यहाँ पर एक अपना मॉडल देखने को मिलता है। तो वो भी एक डिस्कस करने वाला टॉपिक है, वो बात करेंगे हम इसके बारे में। टैग्स होते हैं आपकी फ़ाइल को बेसिकली ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। आपके जो कंपोनेंट्स हैं, आप जो इतनी सारी एंटिटीज़ इसमें क्रिएट करते हो, उनको किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी ड्राइंग के अंदर, ताकि हमें हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे काम करने की और कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकाल सकें। तो टैग्स हमें हेल्प करते हैं। शैडोज़ अगेन आपके मॉडल को देखने का और उसके अंदर रियलिस्टिक सा फील एक डालने का एक मेथड होता है। ये इंस्ट्रक्टर है। जो भी टूल आप क्लिक करोगे, मान लो मैंने पेंसिल टूल पे क्लिक किया, तो अभी ये क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्टर मुझे बता रहा है कि लाइन टूल को कैसे यूज़ करना होता है। तो ये भी बिगिनर्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। कई बार आपको टूल याद नहीं होता कि कैसे यूज़ करना है, या आपने कभी किया ही नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो इंस्ट्रक्टर आपको एक तरीके से इसको यूज़ करने के मेथड के बारे में बताता है। तो ये जो पूरी डिफ़ॉल्ट ट्रे है, आप यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऊपर क्या क्या चीज़ें ऑन हैं वो आपको यहाँ पे टिक्ड जो आइटम है वो सारे आपको डिफ़ॉल्ट ट्रे पे दिखाई दे रहे हैं। आप चाहो तो कोई चीज़ अगर आपको बंद करनी है तो आप बंद भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे इंस्ट्रक्टर को अभी रिक्वायर्ड नहीं है मेरे को इंस्ट्रक्टर, तो मैंने यहाँ से ऑफ़ कर दिया। मैं कभी भी चाहूँ उसको यहाँ पे क्लिक करके ऑन भी कर सकती हूँ। ऐसे और भी ऑप्शंस हैं जिन्हें आप इस ट्रे के ऊपर देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ से उस पर क्लिक करके वो ऑन हो जाता है। अब देखो लेफ़्ट साइड में जो आप देख रहे हो ना, ये सारा आपका मेन जो आपका समझ लो कि टूल बार है। तो काम करने के लिए सबसे पहले तो टूल्स के साथ दोस्ती कर लेना ज़रूरी होता है।
तो टूल्स के साथ कैसे दोस्ती करेंगे, एक एक करके सारे टूल्स चेक करेंगे किसको कैसे यूज़ करना है। तो लाइन टूल को देख लेते हैं। लाइन को पिक किया। देखो माउस की सेटिंग भी समझ लो पहले। माउस के अंदर क्या हो रहा है, माउस के अंदर वापस से सिलेक्शन टूल पे आप या तो आइकन पे क्लिक कर सकते हो सिलेक्शन के, ये जो टूल का आइकन है, या फिर आप क्या करोगे, आपके कीबोर्ड पे स्पेस बार है उस पर एक बार क्लिक करोगे तो आप सिलेक्शन टूल पे आ जाओगे। तो जो माउस की सेटिंग देख लो आप, माउस से ही हम काम करते हैं, डिज़ाइनिंग का जो भी काम, मॉडलिंग का जो भी काम होता है वो आपको उसके लिए माउस चाहिए ही पड़ता है। माउस के अंदर लेफ़्ट क्लिक है, एक व्हील है और एक राइट क्लिक है। तो व्हील से क्या होगा, इसके अंदर स्केचअप के अंदर व्हील से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो, और व्हील को ही जब आप क्लिक करके रखोगे तो ये ऑर्बिट वाले आइकन में बदल जाएगा। ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ, जब आप 3D बनाते हो ना तो आप चाहते हो कि आप ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से, ऐसे पूरा आप उसको रिवॉल्व करके देख सको। तो ये ऑर्बिट आपको वो ऑप्शन देता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को पूरा रिवॉल्व करके चारों तरफ से घुमा के देख सकते हो। और फिर लेफ़्ट क्लिक से क्या होता है, आपको कोई भी टूल सेलेक्ट करना है या फिर स्क्रीन के ऊपर कोई सिलेक्शन लेना है तो लेफ़्ट क्लिक से करते हो। तो अभी लाइन टूल के बारे में देखते हैं कैसे यूज़ करना होता है। सबसे बेसिक टूल है और बहुत ज़्यादा आप फ्रीक्वेंटली इस टूल को यूज़ करते हो। लाइन को एक्टिवेट करने के लिए या तो आइकन पे क्लिक करते हो, या अगर मैं सिलेक्शन टूल ले लेती हूँ वापस से, लाइन पे क्लिक ना करके अगर आप चाहो तो कीबोर्ड शॉर्टकट L को प्रेस करके भी लाइन को एक्टिवेट कर लेते हो। एंटर करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें, L प्रेस करते से ही लाइन टूल एक्टिवेट हो जाएगा। लाइन टूल एक्टिवेट हो गया है। अब आपको करना ये है कि पहला पॉइंट क्लिक करना है लाइन के लिए, और जब आप सेकंड पॉइंट क्लिक करोगे ना तो लाइन क्रिएट हो जाएगी। और नीचे आप यहाँ पे देखो, ये जो लेंथ वाला सेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको स्पेसिफिक वैल्यू की लाइन बनाने का भी ऑप्शन मिल रहा है। तो मतलब जैसे कि अब आपको ये बताना है कि सेकंड पॉइंट क्या, तो आप चाहो तो लेंथ वाले सेक्शन में आपको पेंसिल या कर्सर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आपको जस्ट क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पे टाइप करना है, मान लो 2 और फीट का साइन लगा के और एंटर से आप एंटर करोगे तो लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अभी भी आप लाइन के ही कमांड के अंदर हो। अब आप टर्न कर सकते हो। अभी आप देखो कि ये ग्रीन की तरफ, मैंने इसको ग्रीन एक्सिस की तरफ टर्न किया है और इस लाइन का कलर भी ग्रीन है। दैट मीन्स ये अभी ग्रीन एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अगर लाइन अभी मैं बनाऊंगी तो मैं चाहूँ तो वैल्यू भी दे सकती हूँ, जैसे कि 4 और फीट का साइन और एंटर से एंटर। अभी टर्न करते हैं, अभी रेड कलर की लाइन लग रही है। अगर मैं किसी और डायरेक्शन में कर रही हूँ तो आप देखो ब्लैक है, माने कि अभी वो किसी भी एक्सिस के पैरेलल तो नहीं है। अब वो एक तो रेड एक्सिस के पैरेलल है, प्लस वो यहाँ इधर कोने वाले पॉइंट्स के एग्जैक्टली इक्वल डिस्टेंस पे है। तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो एग्जैक्टली इसी लेंथ की यहाँ पे लाइन क्रिएट हो गई है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आके इस एंड पॉइंट पर, ये मेरे को इन्फ्रेंसिंग मेरे को हेल्प कर रहा है। यहाँ पर मैं जब जैसे ही क्लिक करूँगी तो चूँकि चारों पॉइंट कनेक्ट हो गए तो यहाँ पर एक फेस उसने मुझे बना के दे दिया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन टूल को यूज़ करते हो। अब आप बोलोगे कि ये तो भाई ऐसे बन गया, मान लो मेरे को किसी और डायरेक्शन में लाइन बनानी हो तो बिल्कुल आप बना सकते हो। आपको क्लिक करना है जहाँ से भी आपको, ये देखो इन्फ्रेंसिंग से आपको ये मिड पॉइंट भी बताएगा। तो मिड पॉइंट से लाइन बनानी है, ऊपर बनानी है, रेड की तरफ बनानी है, ये खुद ही आपको इन्फ्रेंसिंग से बता रहा है कि अभी आप ब्लू के पैरेलल हो, अभी आप रेड के पैरेलल हो, अभी आप ग्रीन के पैरेलल हो। तो आपको सिर्फ उस डायरेक्शन में अपनी पेंसिल को लेके जाना है। और सिर्फ मैं अभी माउस से मैंने कुछ बटन क्लिक नहीं किया है, मैं सिर्फ ड्रैग कर रही हूँ माउस को ऊपर नीचे, और उससे लाइन मेरी जिस डायरेक्शन में बननी है वो डायरेक्शन मुझे शो हो रही है। और मैं लेंथ यहाँ पे बता सकती हूँ, जैसे कि 5 फीट, और एंटर से एंटर कर सकती हूँ। अब वो फिर मुझे इन्फ्रेंसिंग से बता रहा है कि मैं डायरेक्टली इसके अबव हूँ। ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट किया तो हुआ ये कि यहाँ पे उसने फिर से एक फेस क्रिएट कर दिया। तो इस तरीके से आप लाइन टूल को यूज़ कर सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में लाइन बना सकते हो। मान लो अब मुझे सीधे नहीं जाना है, मान लो सीधे नहीं जाना है अभी, तो वो मुझे ले जाने दे रहा है। देखो यहाँ पे इन्फ्रेंसिंग से वो मुझे बिल्कुल बता रहा है, लेकिन मैं चाहूँ तो किसी भी डायरेक्शन में लाइन को क्रिएट कर सकती हूँ। और जहाँ जहाँ उसको कनेक्शन मिलेगी
और सारे पॉइंट्स कनेक्ट होंगे, वहाँ पे मेरे को फेस यहाँ पे बन के मिल जाएगा। तो सिंपल था लाइन टूल, इसको यूज़ करके हम अभी जैसे कि मैंने बताया स्टूडियो अपार्टमेंट को हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो उसमें सारा हम इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी नॉलेज को। तो फ़िलहाल पहले टूल्स को समझ लेते हैं। अब मान लो मुझे ये सारा इरेज करना है, तो मुझे सिलेक्शन टूल में वापस जाना पड़ेगा। मैं स्पेस बार को प्रेस करके भी सिलेक्शन टूल में जा सकती हूँ, या ये जो सिलेक्शन टूल का आइकन है इस पर क्लिक करके भी जा सकती हूँ। विंडो सिलेक्ट करना है हमें, क्लिक विद द लेफ़्ट क्लिक करना है आपको और ड्रैग करना है अपने पूरे जो भी एंटिटी को आपको डिलीट करना है या सिलेक्ट करना है उसको पूरा उसमें इनक्लोज करोगे और डिलीट से डिलीट कर दोगे। तो इस तरीके से डिलीट हो गया। अब आप नेक्स्ट टूल को अगर देखो तो रेक्टेंगल टूल को देख लेते हैं। पहले क्लिक करेंगे रेक्टेंगल टूल को और क्लिक एंड ड्रैग करते समय आप देख रहे हो जब वो स्क्वायर मतलब दोनों डायमेंशन सिमिलर हैं तब स्क्वायर का उसने मार्क लगाया। फिर आगे जाके भी जब भी कोई जैसे कि ये गोल्डन सेक्शन जो रेशियो है वो आपको मिल रहा है तब भी वो आपको बताएगा। इसके अलावा आप चाहो तो डायमेंशन नीचे देखो, यहाँ पर इस सेक्शन में डायमेंशन डाल के भी आप एग्जैक्ट डायमेंशन की रेक्टेंगल यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप डायरेक्शन कैसे चेंज करते हो, जैसे रेक्टेंगल अब परपेंडिकुलर टू ग्रीन एक्सिस बन रहा है। कैसे बन रहा है, मैंने जो लेफ़्ट साइड का एरो आपके कीबोर्ड पे देखो 4 एरो हैं, अप डाउन लेफ़्ट राइट, तो लेफ़्ट राइट अप डाउन को यूज़ करके भी आप अपनी एक्सिस चेंज कर सकते हो। फ़िलहाल मैंने क्या किया, इसको ग्रीन के परपेंडिकुलर कर दिया, तो ग्रीन के परपेंडिकुलर करके भी वो आपको ये सारी इन्फ्रेंसिंग बताएगा। अब आपको करना ये है कि अब आपको वैल्यू बतानी है, तो जैसे 3 फीट और कॉमा लगाओगे आप बीच में और 6 फीट मान लो और एंटर, तो 3/6 का यहाँ पर एक रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल टूल यूज़ होता है। अभी वापस से रेक्टेंगल ही है। अब मुझे मान लो ब्लू एक्सिस के परपेंडिकुलर बनाना है, तो ऑलरेडी ब्लू एक्सिस के परपेंडिकुलर है। रेड के बनाना है तो राइट साइड का एरो की यूज़ करूँगी और क्लिक एंड ड्रैग करूँगी तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब एरो की से ब्लू एक्सिस के पैरेलल बनता है। ये देखो कंस्ट्रेंट हो गया ना, लाइन थोड़ी थिक हो गई रेक्टेंगल की, दैट मीन्स अभी मैंने उसको लॉक कर दिया एक्सिस को ब्लू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये मेरा ब्लू एक्सिस में परपेंडिकुलर टू द ब्लू एक्सिस मेरा रेक्टेंगल यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है। नेक्स्ट टूल जो है, जो बताने लायक टूल है, वो है सर्कल। सर्कल कैसे यूज़ होता है, सर्कल को ले लो। सबसे पहले तो देखो यहाँ पे ये साइड्स बता रहा है कि जब मैं अगर मान लो भी मैं कुछ चेंज नहीं करती हूँ, मैंने फर्स्ट मतलब सेंटर पॉइंट क्लिक करके ड्रैग किया तो उसने मुझे बताया कि पहली बात तो हम जो है बिल्कुल पैरेलल टू द रेड एक्सिस बोल लो या रेड एक्सिस पे बन रहा है, या परपेंडिकुलर टू ब्लू एक्सिस हमारा ये सर्कल बन रहा है, क्लिक कर सकते हैं। और हम एग्जैक्ट एक्यूरेट रेडियस भी बता सकते हैं। ये जो आपका मेजरमेंट का सेक्शन होता है इसमें आप वैल्यू बता सकते हो, तो यहाँ पे आप वैल्यू डाल के भी एग्जैक्ट सर्कल बना सकते हो। तो यहाँ पे देखो ये जो आप पास से देखोगे, सिलेक्शन टूल ले लिया, पास से देखोगे तो ये जो एजेस बन रही हैं ना, ये 24 हैं गिन के। तो इनको अगर और स्मूथ करना है तो जब आप सर्कल टूल लेते हो और यहाँ पे 24 देख रहे हो, अगर आप इसको 36 कर देते हो और एक बार एंटर प्रेस करते हो, तो अब जब आप सर्कल बनाओगे तो ये जो एजेस होंगी सारी ये 36 होंगी। तो इस तरीके से आप सर्कल भी किसी भी एक्सिस में बना सकते हो। कैसे, वही एरो कीज़, जैसे कि अप एरो की अगर दबाओगे तो ये कैसे बनेगा, ब्लू के परपेंडिकुलर, और लेफ़्ट साइड का दबाओगे तो ग्रीन के परपेंडिकुलर, राइट साइड का एरो की यूज़ करोगे तो रेड के परपेंडिकुलर। तो इस तरीके से कोई भी टूल को आप किसी भी एक्सिस के पैरेलल यूज़ कर सकते हो। पॉलीगन हो गया, पॉलीगन में जैसे ही मैंने पॉलीगन टूल लिया यहाँ से, तो यहाँ सबसे पहले तो वो साइड्स आपसे पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 है। अगर मैंने अभी क्लिक करके ड्रैग किया तो 6 साइड्स का ये पॉलीगन बन गया। आप एग्जैक्ट वैल्यू भी दे के बता सकते हो। जैसे मान लो यहाँ पे 6 की बजाय मैं 8 कर देती हूँ और एक बार एंटर से एंटर करती हूँ तो यहाँ पे 8 आपको दिखाई दे रहा है। अब ड्रैग करके मैं एग्जैक्ट रेडियस भी बता सकती हूँ। मुझे टाइप कर देना पड़ेगा 5 फीट या जितना भी, एंटर,
तो यहाँ पे क्या हुआ, 5 फीट रेडियस का मुझे एक पॉलीगन बन के मिल गया। 2 पॉइंट आर्क, ये 2 पॉइंट आर्क है। क्लिक क्लिक एंड बल्ज, मतलब 2 पॉइंट आर्क में क्या होगा कि 2 पॉइंट बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट, अब ये पैरेलल चल रहे हैं हम रेड के, सेकंड पॉइंट और बल्ज। बल्ज आप किसी भी डायरेक्शन में दिखा सकते हो, जिस भी डायरेक्शन में दिखाना चाहो। फर्स्ट, सेकंड और बल्ज। अप एरो की से आप ऊपर की तरफ कंस्ट्रेंट डाल सकते हो, है ना। तो एक्सेस में कंस्ट्रेंट डालने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप एरो कीज़ को यूज़ कर रहे हो। इस सारे को अगर हमें इरेज करना है तो मेथड क्या है, सिलेक्शन टूल ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड ही है। सारे को सिलेक्ट करो, लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग, सब सिलेक्ट हो गया है। डिलीट प्रेस करोगे, सारी चीज़ें डिलीट हो जाएंगी स्क्रीन पर से। इसके जो मॉडिफिकेशन वाले टूल्स हैं वो भी एक बार देख लेते हैं। एक मैंने सिंपली एक रेक्टेंगल बनाया किसी भी साइज़ का, यहाँ पे देख रहे हैं नीचे डायमेंशन के सेक्शन में तो लगभग 11 इंच बाय 11 इंच का है। तो अब ये बन गया, ठीक है। इसको मुझे मान लो इसको 3D में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास एक टूल है पुश पुल। पुश पुल क्या करेगा, इस टूल को पिक कर लो, या तो P प्रेस करके भी आप P एंटर नहीं करना है, सिर्फ P प्रेस करके टूल एक्टिवेट हो जाएगा। क्लिक करके जब आप ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे या नीचे की तरफ ड्रैग करोगे तो आपको ये 3D में कन्वर्ट या इसमें थिकनेस को ऐड करेगा। और एग्जैक्ट डिस्टेंस नीचे आप अगर डायमेंशन वाले सेक्शन में, मेजरमेंट वाले सेक्शन में अगर आप एग्जैक्ट चाहो तो यहाँ पे डायमेंशन दे सकते हो। तो अभी नहीं दे रही मैं सिर्फ आपको बताने के लिए कि कैसे पुश पुल यूज़ होता है। और अब देखो ना, लाइन टूल आप इस पर अगर मान लो यूज़ करते हो, मान लो यहाँ से लाइन टूल मैंने यूज़ करके इसको डिवाइड कर दिया, तो अब ये फेस अलग हो गया, ये फेस अलग हो गया। पुश पुल को मैं यूज़ करती हूँ, मान लो इस वाले फेस पे मैं क्लिक करके फेस को भी मैं फर्दर ऊपर भी पुश कर सकती हूँ या पुल कर सकती हूँ और नीचे भी पुश कर सकती हूँ। तो पुश पुल को आप इस तरीके से यूज़ करते हो। अब अगर मेरे को ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो मूव कैसे होता है, पूरा सिलेक्ट कर लो, मूव टूल ये रहा, या आप M प्रेस करके कीबोर्ड पर भी एक्टिवेट कर सकते हो मूव को, कहाँ से उठाना है और कहाँ रखना है, ठीक है। कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हो। अब मान लो मुझे इसको कॉपी करना है, मेरे को मूव नहीं करना, तो कॉपी कैसे होता है, मूव के थ्रू कॉपी होता है। मूव पहले एक्टिवेट करोगे, चाहे टूल बार पे क्लिक करके या फिर आप M प्रेस करके करोगे, फिर आपको एक बार कंट्रोल की को प्रेस करना है। तो देखो प्लस का साइन आ गया ना, इसका मतलब अब ये यहाँ से उठा के इसकी कॉपी को ही रखेगा, ऐसे कॉपी को रख दिया। और अभी मैं कमांड से बाहर नहीं आई हूँ। अगर मैं x, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन भी बोल सकते हो इसको, x यहाँ पे नीचे देखो डिस्टेंस वाले कॉलम में x, और मैंने टाइप कर दिया 3 और एंटर से एंटर कर दिया, तो क्या हुआ, सेम जो मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड चलाई थी, एक बार नहीं, उसने 1 2 3 बार उसको कॉपी कर दिया। तो ये एक ट्रिक है जिसको आपको पता होना चाहिए, इससे आपका काम बहुत आसान होता है। सारे सिलेक्ट करके मूव कराना हो, मान लो सारे सिलेक्ट कर दिए, मूव टूल लिया, ठीक है, मूव टूल लिया, यहाँ से पिक किया और आप ऊपर मूव करा सकते हो। और अगर मैंने कंट्रोल को प्रेस कर दिया तो क्या हुआ, अब कॉपी ऊपर जा रही है, ना कि वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं ऊपर, अब कॉपी मूव कर रही है। और अगर मान लो मैंने इनको रखा यहाँ पर, क्लिक कर दिया और अभी कमांड से बाहर नहीं आए हम, एक्स प्रेस किया, डिस्टेंस वाले कॉलम में देखो आप, एक्स प्रेस किया और मान लो मैंने 6 टाइप करके एंटर से एंटर कर दिया, तो क्या हुआ यहाँ पे वो चीज़ 6 टाइम्स कॉपी हो गई। तो ये कुछ ट्रिक है, बड़ी मज़ेदार ट्रिक है और इससे बड़ा काम आसान हो जाता है, तो ये आप कर सकते हो। अब देखो रोटेट का टूल है, तो रोटेट का टूल कैसे यूज़ करना है, सिलेक्ट करोगे, जिसको भी रोटेट करना है, अभी हम पूरे को ही सिलेक्ट कर ले रहे हैं, और आपने रोटेट के टूल पे क्लिक करना है ऐसे। अब देखो आप देखोगे एक प्रोटेक्टर या राउंडर आपको यहाँ पे मिल रहा है। सबसे पहले तो आपको ये तय करना है कि आपको इसको कैसे रोटेट करना है। फ़िलहाल जो प्रोटेक्टर दिख रहा है उससे क्या होगा, उस प्रोटेक्टर को देख के ही आप समझ जाओ कि जैसे इसका सर्कल है वैसे ही आपका ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा या रोटेट करेगा। तो मान लो मैंने इस प्रोटेक्टर को यहाँ पे, या मान लो मैंने
अभी तो वो फिर एक्सिस चेंज कर रहा है। मान लो मैंने यहाँ पे फिक्स करके उसको सेट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, थोड़ा सा बाहर को आना है। मान लो मैं यहाँ पे बाहर को ऐसे आई, पैरेलल चल रही हूँ मैं, देखो रेड के पैरेलल हूँ। बाहर आने के बाद भी मुझे एक क्लिक करना है। अब जब मैं करूँगी ऐसे इसको मूव, तो अब वो रोटेशन ले रहा है और नीचे देखो जहाँ पे मेजरमेंट का सेक्शन है वहाँ पे वो डिग्रीज आपको दिखा रहा है। आप एग्जैक्ट डिग्री वहाँ पे वैल्यू बता सकते हो, तो एग्जैक्ट डिग्रीज पर उसको वो रोटेट कर देगा। जैसे अभी हमने 90 पे इसको रोटेट कर दिया। अभी मान लो मुझे इसको ऐसे नहीं रोटेट करना था, मुझे किसी दूसरे एंगल पे रोटेट करना था, तो फिर मुझे एरो कीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैं लेफ़्ट एरो की को बताती हूँ। लेफ़्ट एरो की से क्या होगा, अब देखो मेरा ग्रीन कलर आ रहा है, यानी कि ग्रीन के अराउंड इसको रोटेट करेगा। तो मैंने इसको पहले फिक्स कर दिया, क्लिक करा, बाहर को आए, फिर देखो अब रेड के पैरेलल है ना, क्लिक किया, और अब जब मैं इसको रोटेट करूँगी तो वो इसको ऐसे रोटेट करेगा। और अब मुझे एंगल वाले कॉलम में से एग्जैक्ट एंगल डाल देना है, या अभी वो ऑलरेडी उसको थ्रू इन्फ्रेंसिंग मुझे बता रहा है 90 डिग्री, मैंने क्लिक कर देना है बस एक बार, ये हो गया। अब मान लो मुझे इसको दूसरे डायरेक्शन में रोटेट करना है, अराउंड ये रेड एक्सिस करना है, तो मैं क्या करूँगी, राइट एरो की को क्लिक करके अब मैं अपना प्रोटेक्टर पहले फिक्स करूँगी एक फेस के ऊपर। क्लिक करने के बाद अब मैं बाहर को आऊँगी, देखो अभी भी मैं पैरेलल चल रही हूँ ना, जैसे ग्रीन एक्सिस के पैरेलल। क्लिक करूँगी और अब मैं रोटेशन लूँगी। अब रोटेशन लेके मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बतानी है। जैसे 90 मुझे दिख रही है, मैंने अब क्लिक किया तो एग्जैक्ट 90 डिग्री पे उसने मेरे को यहाँ पे रोटेट करके अपना ऑब्जेक्ट दे दिया। तो रोटेशन इस तरीके से हो गया। अब देखो रोटेशन के अंदर भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। रोटेशन के अंदर क्या ट्रिक है, अभी सिलेक्टेड है, देखो सारा ब्लू है, यानी कि सारे फेसेस सब कुछ यहाँ पे, सारी एजेस, सारे वर्टेक्स सब सिलेक्टेड है। तो रोटेशन लेना है, रोटेशन का पहले अपन आइकन पे क्लिक करके, या आप शॉर्टकट ले लो, और फिर आपको सबसे पहले प्रोटेक्टर को फिक्स करना है। तो मान लो मुझे अराउंड ब्लू एक्सिस ही इसको रोटेट करना है, तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं ब्लू को ही अप एरो की को क्लिक कर देती हूँ। ठीक है, अब ये फिक्स हो गया कि ब्लू के ही अराउंड घूमेगा। क्लिक करने के बाद जब मैं बाहर को आऊँगी, अभी पैरेलल टू रेड चल रही हूँ, फिर से क्लिक करके जब मैं रोटेशन लेना शुरू करूँगी ना, तो मैं कंट्रोल की को प्रेस कर दूँगी, एक बार प्रेस करके छोड़ दूँगी। तो अब क्या हो रहा है, अब कंट्रोल मतलब कि कॉपी मोड शुरू हो गया। कॉपी मोड के अंदर क्या हो रहा है, अब ये इसकी कॉपी को रोटेट करेगा, जितनी कॉपी मैंने बताऊँगी उतनी कॉपी कर देगा। अब जैसे एक बार करने के बाद पहले तो मैं इसकी डिग्री सेट करूँगी। नीचे देखो 30 का एंगल आ गया, मैंने क्लिक कर दिया, और एक्स टाइप करने के बाद मैंने बोला 6 और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, उसने मेरे सिलेक्टेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको 30 के एंगल पे 6 टाइम्स कॉपी कर दिया, और रोटेशन भी ले ली साथ में। तो ये कितना, समझ लो कि इजी एक ट्रिक है। अगर आप कुछ इस तरीके की क्रिएशन करना चाहते हो, या आपका कुछ ऐसा मॉडल है जिसमें मल्टीपल टाइम्स रोटेशन के साथ में एक ऑब्जेक्ट टर्न भी हो रहा है और उसका एंगल भी चेंज हो रहा है, तो आप ये ट्रिक ले सकते हो। तो इस तरीके से आपका रोटेशन यहाँ पे होता है। कंट्रोल Z से आप इसको अंडू कर सकते हो, ये मैंने अंडू कर दिया, ये वापस से मेरा एक सिंगल ऑब्जेक्ट आ गया है। कंट्रोल Z से आप अंडू कर सकते हो। अंडू आप यहाँ से भी कर सकते हो और रीडू भी कर सकते हो यहाँ से। तो मुझे शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा प्रेफरेबल लगती हैं, क्योंकि फटाफट से काम हो जाता है, टाइम बहुत बचता है, ऊपर जाओ देखो समझो, इससे बेटर लगता है मुझे। तो अब हमने रोटेशन भी सीख लिया है ना। स्केल कैसे होता है, स्केल करने के लिए सिलेक्शन लोगे, स्केल का टूल ले लो, ये ग्रिप्स बन रही है ना, कॉर्नर की ग्रिप से करोगे पकड़ के तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली वो स्केल होगा। अगर आप जैसे बीच की ग्रिप पकड़ के करोगे तो वो किसी एक डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन की वो ग्रिप होगी उस तरफ से उसको स्केल कर देगा। कमांड से बाहर आ जाते हैं। ये क्या है, ये फॉलो मी टूल है। फॉलो मी टूल यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो मैं एक सर्कल बनाती हूँ, ये मैंने सर्कल बनाया है, फेस भी बन गया इसके साथ में। मैंने फेस को तो कर दिया डिलीट, सेलेक्ट करके फेस को डिलीट का बटन प्रेस कर दिया। यहाँ पे फिर मैंने एक और सर्कल बनाया एक्सिस चेंज करके। मान लो मैंने इसको रेड के परपेंडिकुलर करके ऐसे मैंने एक सर्कल बना दिया, ठीक है।
फॉलो मी टूल क्या करता है, पाथ सिलेक्ट करोगे आप सबसे पहले और फॉलो मी टूल ले लोगे। अब जब आप इसको, इस फेस को, जैसे ये सर्कल प्रोफाइल बोलोगे इसको, ठीक है, प्रोफाइल को जब आप ऐसे इस सर्कल जो पाथ हमने पहले सिलेक्ट किया था, जब उस पर अपने लेफ़्ट क्लिक से एक ड्रैग दोगे, ऐसे ड्रैग, तो क्या होगा, वो ट्यूब में कन्वर्ट हो गया और वो जो प्रोफाइल थी वो जैसी होगी उसी शेप में वो पाथ को फॉलो कर लेगी। तो ये मोल्डिंग्स वगैरह बनाने के और जितने भी इस तरीके के जो आपके फर्नीचर जो मोल्डिंग्स होती हैं या जो कार्व लेग्स होते हैं या जैसे सीलिंग की मोल्डिंग्स होती हैं, है ना, इस तरीके का कुछ भी बनाना होगा तो फॉलो मी टूल बहुत काम आता है। मेरे बहुत सारे वीडियोस के अंदर आपने देखा होगा कि मैं इस तरीके से अलग अलग जो है मोल्डिंग्स क्रिएट करती हूँ, डिज़ाइंस तैयार करती हूँ। तो अभी तक जितनी भी ट्रिक्स बताई हैं वो मैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ। मैं प्लगइन्स कम यूज़ करती हूँ, बल्कि मैं ये ट्रिक्स को ज़्यादा यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉलो मी टूल। और एक और आपके पास ऑप्शन होता है ऑफसेट का, ऑफसेट टूल होता है। ऑफसेट टूल क्या करेगा, किसी भी फेस को जो आपकी आउटलाइन है ना, उसको आप जितना डिस्टेंस बोलोगे उतने पे पूरे को, लाइन को, एजेस को कॉपी कर देगा। नीचे से आप डिस्टेंस भी बता सकते हो, डिस्टेंस वाले कॉलम में आप जितना बोलो उतना डिस्टेंस बता के एंटर करोगे तो उतने पे भी कर देगा। और रैंडमली आप चाहो तो रैंडमली भी कर सकते हो। करना क्या है, फेस के पास आए, एक बार क्लिक किया, फिर ड्रैग किया, ड्रैग करके नीचे वैल्यू दे दी। जैसे मान लो मैंने कहा 1 इंच, 1, और इंच का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट इंच ही लेगा वो, लेकिन फीट का साइन लगाने की ज़रूरत है वरना वो उसको इंच मान लेगा। एंटर करोगे तो 1 इंच पे उसने यहाँ पे इसको ऑफसेट कर दिया। अब ऑफसेट करने का क्या हो रहा है फ़ायदा, ये सब आप देखोगे, सिलेक्शन ले लेते हैं, ये देखोगे ना, ये आप अगर मैं इसको प्रेस पुल टूल को लूँगी तो वो अब ये अलग अलग फेसेस मान रहा है इनको। जैसे ये हो गया, मान लो मैंने इसको थोड़ा पीछे की तरफ पुश कर दिया, देखो यहाँ पर, है ना, और इसको भी मैंने थोड़ा सा पीछे पुश कर दिया। तो कुछ इस तरीके से आप बहुत सारी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर सकते हो। लाइन टूल से भी मान लो मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रैग करके बना दी है। अब मैं इसको जब पुल करूँगी तो क्या हुआ, ये पूरा ये जो सेक्शन है वो बाहर को एक्सट्रूड हो गया। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिनको यूज़ कर करके आप पूरी मॉडलिंग अपनी तैयार करते हो, है ना। अब जैसे देखो, एक और टूल है मिरर, ये आपको पिछले वर्जन्स, पुराने वर्जन्स में नहीं भी मिलता है, तो ये फ्लिप इसको बोल रहे हैं, बेसिकली मिरर की तरह काम करता है। ये कैसे करना होता है, सिलेक्शन ले लो, मिरर टूल पिक करो या फ्लिप टूल पिक करो। अब आपको सबसे पहले किसके, जैसे इसके अराउंड आपको, मतलब इसको आपको एग्जैक्टली इस, ये मिरर हो गया, इसके दूसरी तरफ आपको इसकी रिफ्लेक्शन या मिरर इमेज चाहिए। तो सबसे पहले तो इसको उठा के वहाँ सेट कर दो जहाँ से आपको इसको मिरर कराना है। मान लो मैं इस पॉइंट पे मैंने इसको सेट कर दिया तो इसने मिरर कर दिया। और अगर मैंने कंट्रोल को एक बार क्लिक कर दिया होता तो क्या होता, उसकी कॉपी मिरर होती, ना कि वो खुद ही मिरर हो जाता, है ना। अभी क्या कर रहा था, वो इसी को उठा के उसने दूसरी तरफ रख दिया मिरर करके। लेकिन अगर मुझे उसको कॉपी बनाना है तो मुझे एक बार कंट्रोल को बीच में प्रेस करके रखना पड़ेगा। दोबारा से एक बार बता देती हूँ, ये पूरा ऐसे सिलेक्ट करना है आपको और फिर आपको क्या करना है, आपको फ्लिप टूल ले लेना है और जिस भी एक्सिस के आपको रिफ्लेक्शन में वो चाहिए उसका मिरर इमेज, उस पर उसको पहले सेट करना है और कंट्रोल प्रेस करोगे तो क्या होगा, उसकी एक कॉपी आपको मिल जाएगी एज अ मिरर इमेज। तो डिपेंड करता है आप कौन सी एक्सिस को चूज़ कर रहे हो, उस हिसाब से आपको वो फ्लिप करके देगा। जैसे अभी मान लो मैं इसको ब्लू को सिलेक्ट करके यहाँ पे रख देती हूँ और कंट्रोल को एक बार प्रेस कर देती हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, इसकी ही मिरर इमेज ऊपर की तरफ मिल गई। ठीक है, तो मिरर भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। एक टेप मेजर टूल बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज़ करते हैं। टेप मेजर से क्या होता है, पहली बात तो आप मेजरमेंट चेक कर सकते हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, और वापस से लेते हैं, इधर से लेके इधर तक कितनी वैल्यू है, ये तो पता लग ही रहा है। प्लस आपको गाइडलाइंस बनानी है,
मैं तो बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस को यूज़ करके ही अपनी मॉडलिंग करती हूँ। तो गाइडलाइंस कैसे बनती हैं? टेप मेजर टूल से ही बनती हैं। कहाँ से आपको बनानी है और आप वैल्यू दे सकते हो एग्जैक्टली। मान लो मुझे यहाँ पर इसको 8 इंच पे बनाना है, तो 8 और एंटर, तो 8 इंच पे उसने गाइडलाइन बना दी है एग्जैक्टली 8 इंच पे, ठीक है। और मुझे ये भी देखना है कि मुझे गाइडलाइन किस डायरेक्शन में बनानी है। ऊपर बनानी है तो देखो अभी कैसे बन रही है, रेड एक्सिस की तरफ। अभी ऊपर की तरफ मुझे लेके जाना है तो ऐसे मुझे देखना पड़ेगा कि मेरा एरो किस तरफ वो शो कर रही है, तो वो उस डायरेक्शन में मेरी गाइडलाइन बनेगी। तो गाइडलाइन बनाते समय ध्यान रखने की बात होती है। जैसे हमने मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है, उसको मैंने वही वैसे ही बना दिया जैसे हमने अभी जिस पे हम काम कर रहे थे, प्रेस कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं अगर चाहूँ तो मैं एक बार क्लिक करके पूरा मैं इधर उधर नहीं शिफ्ट कर सकती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, पूरे को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर मूव कराना है तो फिर मैं मूव कराऊंगी, कॉपी कराना है तो कॉपी कराऊंगी। तो ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट मेरे को पहले सिलेक्ट करना पड़ता है। और इसके अलावा भी अभी तो क्या है, मैंने सिर्फ एक सिंगल आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसको मॉडिफाई करके दिखाया है, लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं है ना। एक जब आप स्टूडियो अपार्टमेंट की बात करें तो उसमें तो जाने कितनी चीज़ें आप रख के दिखाओगे, और अगर उनको ऐसे ही डील करोगे तो आपको पता ही नहीं आप कितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। तो उससे डील करने का तरीका ये है, जब भी आपने जैसे बेड बनाया, सोफ़ा बनाया या वॉल क्रिएट करी, तो आपको उसको ग्रुप करना पड़ता है ताकि वो एक साथ मूव करे, एक साथ बिहेव करे, वो एक कंपाइल्ड वे में अपने जो है सीन के अंदर बिहेव करे। तो उसके लिए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पूरे को, और फिर जब सिलेक्शन ले लिया तो राइट क्लिक करने के बाद मेक ग्रुप का ऑप्शन होता है, मेक ग्रुप कर देते हैं। तो अभी क्या हुआ, ये पूरा देखो एक बार में पूरा ही सिलेक्ट हो रहा है और एक बाउंडिंग बॉक्स इसके अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। इसको आप कभी भी सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एक्सप्लोड कर सकते हो। एक्सप्लोड करने पे क्या हो गया, वापस से जैसा था वो वैसा ही हो गया। तो सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ग्रुप बनाना बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। जब आप काम करोगे तब आप समझोगे कि क्यों बोल रही हूँ ऐसे। आपको अपने ड्राइंग को मैनेज करके चलना है ताकि आगे आप सीमलेस वे में फ्लेक्सिबली आप काम कर सको। तो ये एक मेथड है। दूसरा ज़रूरी जो कॉन्सेप्ट होता है वो टैग्स का होता है। टैग्स का मतलब हो गया अपनी ड्राइंग को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करना, ताकि कुछ चीज़ें अलग अलग टैग्स के अंडर आप संभालोगे, जिससे कि उसकी विजिबिलिटी को ऑन ऑफ कर सकते हो। उस टैग पे रखी हुई चीज़ों को आप नहीं देखना चाह रहे हो, किसी और उस पर काम करना चाह रहे हो, और थोड़ा हल्का फुल्का इंटरफेस रहे, इसके लिए भी आप कुछ चीज़ों को ऑफ रख सकते हो और कुछ चीज़ों को ऑन रख सकते हो। और डिटेल में बताऊँगी। पहले एक टैग बनाते हैं। एक टैग मैंने बनाया, उसको नेम कर दिया, मान लो मैंने बोला सोफ़ा नाम दे दिया और कहीं भी क्लिक कर दी। तो एक सोफ़े नाम से मैंने टैग बना दिया। यहाँ पे देखो अब एक सोफ़े नाम से टैग यहाँ पे ऐड हो चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये टिक्ड है, अनटैग्ड, मतलब कि अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट किसी को भी कोई भी टैग असाइन नहीं है। अब मैं असाइन कैसे करूँगी, सिलेक्ट करूँगी और यहाँ से मैं उस टैग पे क्लिक कर दूँगी। तो अब क्या हुआ, जब मैं इस पर क्लिक करूँगी ना तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो सोफ़ा शो कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर अभी जो करंट जो टैग है वो यहाँ पे पेंसिल बनी हुई है, मतलब कि जो भी काम अभी सेव हो रहा है ना, सेव तो खैर हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर आप सेव करोगे ना तो वो इसी टैग के ऊपर सेव होता रहेगा जब तक कि आप ये नहीं बताओगे कि अब ये वाला टैग मेरा करंट है, अब ये टैग करंट हो गया। अब जो भी काम होगा वो किस पे जा रहा है, इस पे सेव होता जा रहा है। जब आप इसको ऑफ़ करोगे ना, पहली बात तो करंट टैग को ऑफ़ नहीं कर सकते हो, आप इसी को करंट कर दो पहले। अब इसको ऑफ़ करके देखो तो जो चीज़ इस टैग के ऊपर आपने सेट या अप्लाई करी होगी तो वो चीज़ वहाँ से गायब हो जाएगी स्क्रीन पे से, थोड़ी जब तक आप इसको टर्न ऑन नहीं करोगे या इसकी विजिबिलिटी ऐसे ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो टैग्स को आप बनाओ, ऑर्गेनाइज़ करो। जैसे वॉल को वॉल की टैग दो, उसके ऊपर अप्लाई करो। फिर आपकी फ्लोरिंग हो गई, सीलिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, एक्सेसरीज़ हो गई, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप अपने एक डिज़ाइन के अंदर लेकर आते हो, मॉडल के अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप उनको ठीक से टैग्स में ऑर्गेनाइज़ नहीं करते हो ना, तो होता ये है
कि फ़ाइल हैवी तो हो ही जाएगी ऑब्वियसली जब आप काम बहुत सारा करोगे, फिर वो काम नहीं करने देता है। एक हल्का फुल्का सॉफ्टवेयर, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी कर लोगे तो काम कैसे होगा। तो टैग्स क्या करते हैं, आपको हेल्प करते हैं टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, टू मेक योर वर्क फ्लेक्सिबल। आप अच्छे से काम कर सकते हो उसके अंदर। तो आप इस चीज़ को फॉलो करो, इस प्रैक्टिस को फॉलो करो ताकि आप अच्छे से काम कर सको। फिर आपके ऑर्बिट वगैरह के, ऑर्बिट मैंने आपको वैसे ही व्हील को यूज़ करके ही बता दिया। आप यहाँ से टूल भी ले सकते हो, है ना। जूम इन जूम आउट भी आपने वैसे ही सीख लिया है, कैसे आप माउस से स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हो, है ना। और जूम प्रीवियस या जूम एक्सटेंड्स, ये जूम प्रीवियस हो गया, ये जूम एक्सटेंड्स हो गया। और ये एक पर्टिकुलर पोर्शन को अगर आपको देखना है तो आप उस पर क्लिक एंड ड्रैग करके एक विंडो क्रिएट करते हो, जिससे कि बस उतना ही पार्ट आपको स्क्रीन पे दिखाई देता है। वापस से जूम प्रीवियस करके आप वापस से सेम व्यू को देख सकते हो, ठीक है ना। तो व्हील का मैंने आपको बता ही दिया था। व्हील को जब आप प्रेस करके रखोगे और ड्रैग करोगे तो ये आपको ऑब्जेक्ट को चारों तरफ से व्यू करने देगा। तो ये ऑर्बिट हो गया। व्हील को ही जब आप स्क्रॉल करोगे अप डाउन तो क्या हो रहा है, जूम इन जूम आउट। जिस पोर्शन पे आपका कर्सर है और आप अब ड्रैग कर मतलब व्हील को स्क्रॉल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वही पोर्शन को वो जूम इन करता चला जाएगा या जूम आउट करता चला जाएगा। जैसे मैं इधर में करती हूँ तो देखो इसी को वो जूम इन कर रहा है और इसी पोर्शन को जूम आउट कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है प्रिसाइसली किसी पोर्शन पे जूम इन या जूम आउट करने का। फिर 3D वेयर हाउस है, ये तो हमको बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, ये भी सीखेंगे। तो ऐसा करते हैं कि स्टूडियो अपार्टमेंट बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए एक नई फ़ाइल खोल लेते हैं। फ़ाइल के अंदर जाके न्यू पर क्लिक करते हैं। सेव चेंजेस करने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है तो नो कर देंगे। तो ये नई फ़ाइल खुल गई है, इसमें सबसे पहले इसको डिलीट करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने जो व्यू का पैनल खोला था, ये देखो ये व्यूज़ का पैनल खोला था ना हमने, इस पे से हमको ये जो टॉप व्यू है ना वो सेट करना है। ये टॉप व्यू है सेकंड नंबर का, इसको सेट करा और एक बार कैमरे में जाके पर्सपेक्टिव की जगह पैरेलल कर दिया। तो अब हमारा व्यू बिल्कुल पैरेलल चल रहा है, ठीक है। तो और अब आपको क्या करना है कि आपको ऑर्बिट नहीं करना। अगर आप ऑर्बिट करोगे तो वापस से व्यू इसका छिड़ जाएगा और फिर से आपको सेट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक रेक्टेंगल बना रहे हैं 25 फीट बाय 28 फीट का, जिसके अंदर हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट हमें डिज़ाइन करना है। तो यहाँ से बिल्कुल ओरिजिन से ही शुरू करना चाहिए हमें। यहाँ से शुरू करके जब हम ड्रैग करेंगे तो नीचे डायमेंशंस वाले कॉलम के अंदर हम डायमेंशन देंगे 25 फीट, 28 फीट और एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा 25 बाय 28 का एक रेक्टेंगल बन गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको ऑफसेट करना है 9 इंचेस अंदर की तरफ। तो क्या है ऑफसेट की कमांड, हमने अभी सीखी थी, ये हमारा ऑफसेट है। तो ऑफसेट टूल पिक करके आपको ये सरफेस या ये एज सेलेक्ट करनी है और अब ये ड्रैग करोगे तो ये देखो ऑफसेट लेना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे आपको 9 और एंटर करना है 9 इंचेस के लिए। तो ये आपकी चारों तरफ की बाउंड्री क्रिएट हो गई। अब अपने को क्या करना है कि अब अंदर के पार्टीशंस क्रिएट करने हैं। तो अंदर के पार्टीशंस क्रिएट कैसे होंगे, उसके लिए आपको टेप मेजर टूल को यूज़ करना पड़ेगा। तो टेप मेजर टूल यहाँ पर है, या आप टी प्रेस करके भी टेप मेजर टूल को एक्टिवेट कर सकते हो। टी, तो ये देखो आइकन आ गया और टी के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना, सीधे टी से ही एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लाइन में कहीं पर भी आपको इस लाइन के ऊपर क्लिक करके और इधर की तरफ आपको लेके जाना है। देखो रेड के पैरेलल चल रही है ना हमारी लाइन और दिख भी रहा है हमें, जो ये लाइन शो हो रही है वो रेड है। और अब हमें टाइप करना है 12 फीट का साइन लगाना ज़रूरी है और एंटर से एंटर। तो ये यहाँ पे एक 12 फीट पे हमको एक मार्क मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसी को हमें वापस से इंटरनल वॉल्स के लिए 4.5 इंचेस पे ऑफसेट करना है। तो 4.5 और एंटर, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, नीचे वाली ये जो अंदर वाली लाइन है हमारी, थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। व्हील से सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं, हम ऑर्बिट नहीं कर रहे हैं। ऑर्बिट कैसे होता है, व्हील को प्रेस करके रखेंगे और ड्रैग करेंगे तो ऑर्बिट होगा, जो कि हमें अभी नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने इस पे एज पे रखा और अंदर की तरफ हमें कितना लेके जाना है, 9 फीट 6 इंचेस। 9 फीट और 6 लिखोगे आप
मेजरमेंट वाले बॉक्स में आप देखो मैंने कैसे डायमेंशन दिए और एंटर से एंटर करोगे। अभी वापस से आप इसको 4.5 इंचेस अंदर की तरफ वापस से ऑफसेट करोगे। अब हमें यहाँ पर बाथरूम का एरिया क्रिएट करना है, यहाँ पे बेडरूम क्रिएट होगा और ये लिविंग एरिया और किचन का एरिया होगा और यहाँ पर पैसेज क्रिएट होगा। तो यहाँ पे हमको 7 फीट का एक ऑफसेट लेना है, 7 फीट और एंटर, और उसके बाद हमें वापस से 4.5 का ऑफसेट लेना है। ये हम मार्किंग इसलिए करें ताकि हमारा काम आसान हो जाए, हम फटाफट से अपना जो पार्टीशंस हैं क्रिएट करने हैं जो वॉल के, वो हम क्रिएट कर सके। तो इतना कर लेने के बाद आपको करना ये है कि लाइन टूल ले लेना है। सबसे आसान तो ये लाइन टूल ही है। अब सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, ये वाला पार्टीशन क्रिएट कर देते हैं। तो हम यहाँ तक आएंगे और पास आ जाते हैं और यहाँ पे टर्न करेंगे, जूम करके वापस जाते हैं, व्हील से स्क्रॉल करके आपको ये सब करना है और वापस से यहाँ पे लाके क्लिक कर देना है। तो एक तो ये हो गया, और स्पेस बार से आप कमांड से बाहर भी आ सकते हो। तो इतना हमारा भी यहाँ पे बन गया है। अब यहाँ से भी सेम चीज़ हम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि हमको यहाँ पे जो डोर की ओपनिंग चाहिए बेडरूम में जाने के लिए वो 3 फीट की चाहिए। तो हम उसको 3 फीट का बना सकते हैं। कैसे? वापस से टेप मेजर टूल लेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे इस वाली लाइन के ऊपर और इस तरफ हम लाते हुए 3 फीट या जितना भी आपको देना, मान लो 3 फीट 6 इंचेस का रखना है तो 3 फीट 6 और एंटर। तो यहाँ पे ये मार्क आ गया। तो अब अपने को लाइन यहाँ से कैसे कितनी लेनी है, इस इंटरसेक्शन से आपको शुरू करना है और इस वाली लाइन तक लेना है। देखो इस गाइडलाइन तक लेना है, फिर टर्न करना है और फिर वापस से यहाँ पे इंटरसेक्शन पे क्लिक करना है और एस्केप दबा के या आप स्पेस बार दबा के भी कमांड से बाहर आ सकते हो। ठीक है ना? तो ये हो गया यहाँ पर आपका। और बाथरूम के पार्टीशन के लिए आपको क्या करना है, वापस से जूम इन कर लो, आपको जितना करना है। आपको व्हील को सिर्फ स्क्रॉल करने की ज़रूरत है। यहाँ तक आए, स्पेस बार प्रेस किया, वापस से L प्रेस कर लो, इजी रहेगा, और यहाँ तक क्लिक कर दो। तो ये क्या हो गया आपका, ये बाथरूम का पार्टीशन हो गया। ऐसे आपको यहाँ पे किचन का भी पार्टीशन तैयार करना है। तो किचन के पार्टीशन के लिए यहाँ से आपको थोड़ा सा टर्न लेना है वॉल का। तो पेंसिल से ही हम लेने वाले हैं और यहाँ से शुरू करेंगे और 1 फीट 6 इंचेस का टर्न है। तो 1 फीट 6 हमने टाइप किया और एंटर से एंटर किया, नीचे की तरफ लेकर आए, इसी गाइडलाइन के ऊपर वापस से मार्क लिया और फिर से हमने इसको टर्न कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बन के तैयार हो गया। अब ये छोटी जो लाइन यहाँ पर है, इसको हम इरेज़र का टूल यहाँ से लेके और उसको एक बार ड्रैग करेंगे तो वो लाइन वहाँ से इरेज़ हो जाएगी। लेकिन उसने क्या किया, गाइडलाइन को भी इरेज़ कर दिया। हम Ctrl Z कर लेते हैं। अभी हम इसको बाद में ट्रीट कर लेंगे। पहले हम यहाँ पे जो हमारा किचन से जो एंट्री हो रही है, मतलब किचन पहले यहाँ पे पड़ेगा और फिर लिविंग पड़ेगा, तो यहाँ पे हमें एक चौड़ी एंट्री देनी है। तो उसके लिए वापस से टेप मेजर टूल उठा लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके इधर की तरफ लेकर आते हैं और 4 फीट की हम यहाँ पर एक ओपनिंग ले लेते हैं। हम चाहें तो यहाँ पे डबल डोर भी दे सकते हैं। तो ये 4 फीट की ओपनिंग हो गई और यहाँ पे अब आपको करना ये है कि ये लाइन आप यहाँ से यहाँ तक बनाओगे और यहाँ तक स्पेस बार से वापस L करोगे वापस से और यहाँ से यहाँ तक लाइन ले लोगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका किचन का एरिया हो गया। अभी बहुत सारी गाइडलाइन आपको डिस्ट्रैक्ट भी कर सकती हैं, कंफ्यूज भी कर सकती हैं। तो आप क्या करोगे, इनको सिलेक्ट करोगे और डिलीट के बटन को प्रेस कर दोगे तो ये सब आपका ऐसे सफाई हो जाएगी यहाँ पर। तो इतना अभी तक हमने कर लिया। अभी बाथरूम के डोर की एंट्री निकालनी है और हमें यहाँ पर एक बालकनी तैयार करनी है। तो बाथरूम का डोर हम यहाँ बीच से निकालना चाह रहे हैं। तो फिर से एक टेप मेजर टूल उठाते हैं और यहाँ से हम 4 फुट पे एक मार्क लेते हैं, एंटर करेंगे और यहाँ से अब हम 2 फीट 6 इंचेस का एक डोर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक लाइन आपको ये यहाँ से यहाँ तक बनानी है और यहाँ से यहाँ तक बनानी है। बस इतना करना है और इरेज़र टूल से अब आपको ये दोनों लाइनें इरेज़ कर देनी है। आप इसको इरेज़ भी कर सकते हो, गाइडलाइंस को ज़रूरत नहीं है। अब अपन यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे अपने को बालकनी बनानी है। तो बालकनी के लिए क्या है कि 5 फुट की बालकनी लगभग बनानी है। तो
वापस से आप टेप मेजर टूल उठाओगे और टेप मेजर टूल उठा के आपने पीछे वाली लाइन से निकालेंगे हम, और यहाँ पे आते हुए 5 फीट और एंटर से एंटर करना है, ठीक है ना। और एक अब हम यहाँ पर एक पार्टीशन के लिए ग्लास का पार्टीशन आएगा, हम लगभग 3 इंच का यहाँ पर एक गाइडलाइन को और क्रिएट कर देते हैं। और लाइन टूल से हमको क्या करना है, यहाँ बीच में हम पूरा स्लाइडिंग डोर दे सकते हैं, तो उसके लिए हम दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी लाइंस क्रिएट कर लेते हैं, मार्जिन बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ से हमने ले लिया 1 फीट 6 इंचेस और यहाँ से भी हमने ले लिया 1 फीट 6 इंचेस। और अब हमने लाइन टूल पिक किया और लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, स्पेस बार प्रेस किया, एल फिर से प्रेस किया और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी तैयार हो गई है यहाँ पर लाइन। अब हमें क्या करना है कि अब हमको ये वाला यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंड करनी है ये वाली लाइन, क्योंकि ये जो बैल्कनी है यहाँ पे कोई वॉल नहीं आएगी, यहाँ पे तो रेलिंग आएगी। तो ये वाली लाइन और ये दोनों लाइन हमको यहाँ पे एक्सटेंड करनी है। हमने करना कुछ भी नहीं है, इसी लाइन को यहाँ तक बस एक्सटेंड कर देना है ऐसे, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से रेलिंग के लिए एक मार्जिन और ले लेंगे, तो गाइडलाइन ले लेते हैं यहाँ से और ये 3 इंच के आसपास में ले रही हूँ, 3 और एंटर और स्पेस बार प्रेस करेंगे। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्राफ्ट कर देनी है जिसमें हम रेलिंग को डिज़ाइन करेंगे। और एक्स्ट्रा लाइंस को हमें इरेज़र टूल उठा के और सिर्फ ड्रैग करना है इरेज़र टूल से उस लाइन के ऊपर, तो वो लाइन इरेज हो जाएगी। ये लाइन अब हमें नहीं चाहिए है। अब हम इसको क्लीन कर लेते हैं। जहाँ पे हमें वॉल चाहिए, एक्स्ट्रा जो लाइंस हैं जो हम ट्रिम कर सकते हैं, वो इरेज़र टूल से बड़ी आसानी से हमारी ट्रिम हो जाएंगी, ताकि हम एक बार में सारी वॉल्स को हाइट दे सकें। अभी हमारा 2D का प्लान तैयार है, ये देखो कितनी आसानी से, कितनी फटाफट से हमारा बन गया है। बेसिक टूल्स हमने यहाँ पर यूज़ करे हैं सिर्फ, और हमको सिर्फ व्हील को स्क्रॉल करना है। जैसे कि मैंने बताया था, ऑर्बिट नहीं करना। ऑर्बिट कैसे होता है, व्हील को आपको प्रेस करके रखना होता है माउस के व्हील को और फिर ड्रैग करना होता है, तो ऑर्बिट होता है उससे। तो बिल्कुल क्लीन वे में हमारा प्लान तो रेडी है वॉल का। मैंने आपको बोला था कि ड्राइंग को मैनेज करके चलना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो ये फ्लोरिंग को हटा देते हैं। ये जो फेस क्रिएट हो गया था इसको हम हटा देते हैं, और यहाँ पर भी हमें एक्चुअली ये नहीं चाहिए, इसको हम बाद में डील करेंगे कैसे करना है यहाँ पर रेलिंग को। तो ये हमारा क्लीन एक वो तैयार है प्लान। यहाँ पे अब हमको क्या करना है, इस पूरे को सिलेक्ट करके टैग पे डाल देना है। तो कैसे करेंगे, पहले टैग बना लेते हैं। तो टैग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ट्रे के ऊपर आप देख रहे हो, इसको क्लिक करोगे ताकि ये खुल जाए, ओपन हो जाए। अब यहाँ पे प्लस के सिंबल पे आपको क्लिक करना है, एक टैग यहाँ पे ब्लिंक करने लगा और हम इसको नाम देंगे वॉल्स। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। एक मिनट देखो, यहाँ पे वॉल हमने नया टैग क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे जो टैग्स का ये जो आपको करंट स्टेटस है वो दिख रहा है, अनटैग्ड है, अभी कुछ भी टैग्ड नहीं है। और यहाँ पे अब नया टैग क्रिएट हो चुका है। तो हमें करना क्या है, इसको पूरे को सिलेक्ट करके और यहाँ से हमें वॉल को सिलेक्ट कर देना है। तो अब ये वॉल के टैग के ऊपर असाइन हो गया, मतलब वॉल का टैग इसको असाइन हो गया। अगर मैं वॉल को की विजिबिलिटी को टर्न ऑफ करती हूँ तो आप देखो ये आपके स्क्रीन पे से इनविजिबल हो जाएगा। डिलीट नहीं हुआ है, सिर्फ इनविजिबल हुआ है। ये वापस आ गया, हमने इसको वापस से ऑन कर दिया। और एक ये आइकन मैंने आपको बताया था पेंसिल का, इसका मतलब ये करंट अभी आपका जो टैग है, सारा काम इसी पे जाके बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाता है। सेव करना भी देखो बीच बीच में ज़रूरी है। तो सेव का बटन यहाँ आप देख रहे हो, इस पर क्लिक करोगे, है ना। और पर्ज अनयूज्ड, अगर कुछ आपने बनाया उसको यूज़ नहीं किया तो आप उसको पर्ज करते रहोगे, तो ये बहुत अच्छा है। डोंट आस्क अगेन आप बोल सकते हो, ताकि वो ऑटोमेटिकली पर्ज कर दे आगे से। तो यस पे आपको क्लिक करना है। और अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसको सेव कहाँ करना है। अभी फ़िलहाल डेस्कटॉप पे ही कर देते हैं और इसको नाम देते हैं स्टूडियो अपार्टमेंट और सेव कर देते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो आप, स्टूडियो अपार्टमेंट नाम से ये सेव हो चुका है।
तो अब आगे का काम क्या करेंगे हम, अब इसके अंदर हमें फ्लोरिंग भी बनानी है और सीलिंग भी बनानी है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अब इससे बाहर भी आ सकते हैं या इसी लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, एक टैग और बना लेते हैं और उसको नाम दे देते हैं फ्लोर। ठीक है, इसको हमने कर दिया करेंट, यहाँ पे पेंसिल क्लिक करके करेंट कर दिया। अब हम यहाँ पे फ्लोर कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसको ग्रुप कर दो। मैंने ग्रुप करना भी बताया था, ये बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। अगर आप ग्रुप नहीं करते हो तो आपको बाद में बहुत दिक्कत होती है काम करने में। इस सारे को सिलेक्ट करो और शिफ्ट के साथ इसको हम डीसेलेक्ट कर देते हैं। ये हम अपने वॉल के ग्रुप में नहीं ले रहे हैं अभी। इस सारे को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपको मेक ग्रुप पे क्लिक करना है। अब ये एक ग्रुप बन गया। अब इसके साथ में कोई भी ज्योमेट्री अब हम बनाएंगे तो इसके बाहर ही बनेगी, या अगर हम डबल क्लिक करके इसके अंदर जाएंगे तब इसके अंदर बनेगी। तो अभी हम बाहर डबल क्लिक करते हैं और चूँकि हमें फ्लोर क्रिएट करना है तो अब हम फ्लोर क्रिएट करेंगे। तो लाइन टूल भी ले सकते हो, रेक्टेंगल टूल से भी आप बना सकते हो। जैसे हर रूम का आपको अलग अलग एक फ्लोरिंग देने का मन है तो आप सबके लिए अलग अलग भी रेक्टेंगल बना के उसको आप ग्रुप कर सकते हो। तो जैसे यहाँ तक मैंने इसको बनाया और सिलेक्शन टूल लेके ट्रिपल क्लिक किया, यही सिर्फ सिलेक्ट होगा, राइट क्लिक करके इसको मेक ग्रुप पे क्लिक कर दिया तो एक ग्रुप ये बन गया एक रूम का। अब यहाँ पे आ जाते हैं, बालकनी का हम अलग रख लेते हैं। वापस से रेक्टेंगल लेंगे और बिल्कुल बाहर से शुरू करेंगे और यहाँ तक हम इसको क्लिक करेंगे और सिलेक्शन टूल से ट्रिपल क्लिक, ये भी सिलेक्ट हो गया है। इसको आप चाहो तो शिफ्ट प्रेस करके रखना और इसको आप हटा सकते हो। ये हो गया आपका, और राइट क्लिक करके आपको मेक ग्रुप कर देना है। ठीक है, अब बाथरूम का अलग होगा बिल्कुल। तो यहाँ से आपने वापस से रेक्टेंगल टूल पिक किया और यहाँ से लेके आपको यहाँ तक के बाथरूम के फ्लोर को रेडी करना है। ट्रिपल क्लिक करो, राइट क्लिक करो और मेक ग्रुप कर दो। ठीक है ना। पैसेज का एरिया बना लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ से शुरू किया और हमने इसको यहाँ तक बना दिया और ट्रिपल क्लिक करके राइट क्लिक करके इसको हमने मेक ग्रुप कर दिया। अब हमारा सिर्फ लिविंग और किचन का एरिया रहता है। तो एक रेक्टेंगल उठाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे और ड्रैग करके इसको हम ले आएंगे यहाँ तक। ठीक है, अब देखो ये एरिया छूट गया ना, तो हम क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल यहाँ पे यहाँ तक और बना देंगे और ये जो लाइन है ना इसको हम कर देंगे इरेज, ताकि ये पूरा ही एरिया एक साथ में मिल जाए। तो अब इसको कैसे करेंगे ना, ट्रिपल क्लिक करेंगे तो ये सारे ही सिलेक्ट हो जाएगा और राइट क्लिक करके आपको क्या करना है, मेक ग्रुप पे क्लिक कर देना है। तो ये भी ग्रुप हो गया। अब हम फ्लोर की लेयर के ऊपर हैं और हम अब इसको आईसो पे ले लेते हैं और कैमरे में जाके पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन ले लेते हैं और ये जो ग्रुप हमने बनाया था इस पर डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से क्या हुआ, जो वॉल्स थी सिर्फ वही आपको हाईलाइटेड दिखेंगी। मतलब कि जो टैग हमने वॉल का क्रिएट किया था या हमने जो ग्रुप बनाया था सिर्फ वॉल्स को सिलेक्ट करके, वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसको हम क्या करेंगे, पुश पुल का टूल पिक करेंगे और अंदर जो फेस बना हुआ है उस पर क्लिक करके ऊपर की तरफ ड्रैग करेंगे। तो देखो एक बार में पूरी वॉल यहाँ पर आपको तैयार मिल सकती है। तो यहाँ पे आपको वैल्यू टाइप करना है। ऊपर की तरफ तो हमने पुल कर दिया, अब 10 फीट का साइन लगा के एंटर से एंटर प्रेस करो और स्पेस बार को प्रेस करोगे और बाहर क्लिक कर दोगे तो आप ग्रुप के बाहर आ गए हो अब। ठीक है, ये ग्रुप के बाहर हो अब आप। अब आपको करना ये है कि देखो यहाँ पे तो 10 फुट की हाइट है, तो 2 फुट पे आपको, जैसे 8 फुट का डोर ले रहे हो हाइट में, तो आपको बाकी की जगह पे वॉल ही क्रिएट करनी है। तो अभी हमको वॉल कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पर हम वापस से इसी ग्रुप के अंदर चले जाते हैं। देखो ये देखो बाउंडिंग बॉक्स दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब है कि आप ग्रुप के अंदर आ चुके हो। तो बाउंडिंग बॉक्स के अंदर हम आ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, गाइडलाइंस ले लेते हैं। यहाँ से हमने गाइडलाइन का टेप मेजर टूल हमने उठाया और यहाँ से क्लिक करके नीचे की तरफ हमें 2 फीट और एंटर करना है। तो एक तो गाइडलाइन ये बन गई। यहाँ से हमें सिर्फ पेंसिल चलानी है अब ये इस इंटरसेक्शन से इस इंटरसेक्शन तक, और फाइनली हमें क्या करना है, ये टूल उठाना है पुश पुल का और यहाँ से पुल करना शुरू करना है और इस पॉइंट तक इसको पुल कर देना है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया ना। इसको आप सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो या इरेज़र टूल से इरेज़ कर सकते हो और
इरेज़र टूल से ये जो एक्स्ट्रा एजेस बन रही हैं इनको भी साथ के साथ आप इरेज करते रहो ताकि आपकी ज्योमेट्री बिल्कुल ही क्लीन रहे, है ना। तो ये हो गया। अब फटाफट से मैं यही चीज़ सब जगह पे बना देती हूँ। टेप मेजर टूल उठाया, यहाँ से नीचे की तरफ 2 फीट, एंटर, लाइन लगाई और इसको पुल किया। एक्स्ट्रा जो एजेस हैं जिनकी रिक्वायरमेंट नहीं है उन्हें हमने यहाँ से डिलीट कर दिया। तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ना। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा रेलिंग का पार्ट है। ये देखो एक्स्ट्रा एज दिख रही है ना, यहाँ पे इसको आप इरेज करो क्योंकि ये एक्स्ट्रा एजेस की ज़रूरत नहीं है हमें। ये ज्योमेट्री या फाइल को फालतू में ही हैवी करती हैं। तो क्लीन रहनी चाहिए आपकी ड्राइंग बेसिकली। और यहाँ पर भी एक बड़ी विंडो है। अब इस बड़ी विंडो को क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर टेप मेजर टूल को ही यूज़ करेंगे। यहाँ से सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ ले रहे हैं 2 फीट पर सिल लेवल, और यहीं से ही हम एक 8 फीट पर ले लेते हैं मार्क लिंटल लेवल। यहाँ से आप आ जाओ 1 फीट 6 इंचेस, और यहाँ से भी आप आ सकते हो 1 फीट 6। आप चाहो तो ज़्यादा भी आ सकते हो। अगर इतनी बड़ी विंडो बेडरूम में नहीं देनी है तो आप कम भी ले सकते हो। अब इसकी ओपनिंग कैसे क्रिएट करेंगे, आपको पुश पुल टूल लेना है और इस सरफेस पे जो आपका क्रिएट हो गया है इस पर क्लिक करके पीछे की तरफ इसको पुश करना है और इस एज तक पुश करना है बेसिकली। तो क्या होगा कि यहाँ पे सीधे ही एक विंडो की ओपनिंग ही क्रिएट हो जाएगी। और गाइडलाइंस को फाइनली इरेज़र टूल को पिक करके इरेज कर देना है और ग्रुप से बाहर आ जाना है। अब आप ग्रुप से बाहर आ चुके हो, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से आपका अभी तक आपने बेसिक जो आपका मॉडल है वो तैयार कर लिया है। अब बात क्या है कि यहाँ पे जो ओपनिंग्स हैं उसके लिए आपको डोर और जो विंडोज़ हैं, विंडो ओपनिंग्स हैं, उसके लिए विंडो यहाँ पे लगानी है। आप क्रिएट भी कर सकते हो और आप इसका जो वेयर हाउस है उसको भी यूज़ करके यहाँ पे मॉडल्स लेकर आ सकते हो। तो वो प्रोसेस क्या है, कैसे लेकर आना होता है, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको 3D वेयर हाउस में जाना पड़ेगा, जो कि आपके टूल पैनल के ऊपर भी यहाँ है। और अगर आपको नहीं दिख रहा तो यहाँ पे आपको ग्रे जो पट्टी है इस पर राइट क्लिक करके नीचे देखो यहाँ पे वेयर हाउस दिख रहा है ना, इस पर क्लिक करोगे तो ये अलग से भी आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप इसको यहाँ भी रख सकते हो। और यहाँ पे देखो पहला आइकन है 3D वेयर हाउस का, शेयर मॉडल, शेयर कंपोनेंट, एक्सटेंशन वेयर हाउस, मतलब प्लगइन्स की बात हम करेंगे आगे अभी, लेकिन पहले वेयर हाउस में चलते हैं। इस पर क्लिक करके इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए तभी आपका ये वेयर हाउस ओपन करेगा, क्योंकि ये रिसोर्सेज या कलेक्शन है, यहाँ पे सारे मॉडल्स आपको मिल जाते हैं। तो सबसे पहले डोर को देखते हैं। डोर को टाइप करोगे आप और सर्च पे क्लिक करोगे तो जितने भी डोर के मॉडल्स यहाँ पर हो सकते हैं वो आपको यहाँ पे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो अब आप इसमें से चूज़ कर सकते हो। और आप अगर जैसे स्लाइडिंग डोर का भी आप यहाँ पे दे सकते हो ऑप्शन। अभी तो मैं कोई भी आपको लगा के दिखा रही हूँ। पर्पज़ ये है कि करना कैसे है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। डिज़ाइन वगैरह तो फिर आप इसकी इतना एक्सटेंसिव, इसकी वास्ट, इसकी वो लाइब्रेरी है, पूरा कलेक्शन है इसके अंदर, जिसे आप खूब डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हो। फ़िलहाल मेथड क्या होता है उस पर फोकस करते हैं। तो जैसे ये डोर है, आप इसको क्या कर सकते हो, इस पर क्लिक करके पहली बात तो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है या जो इसके अंदर मॉडल के अंदर इंफॉर्मेशन क्या क्या चीज़ें हैं, मटेरियल कितने हैं, पॉलीगन काउंट क्या है, वो सब चीज़ें, फ़ाइल का साइज़ कितना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात। देखो बहुत फ़ाइल अगर हैवी लेकर आ जाओगे ना एक फ़ाइल के अंदर तो धीरे धीरे फ़ाइल का साइज़ बड़ा होता जाएगा और उस पर काम करना मुश्किल होता चला जाएगा। तो कोशिश करो कि फ़ाइल का साइज़ छोटा रहे, तो बेस्ट प्रैक्टिस है वो। तो ये मुझे ठीक लग रहा है इसका फ़ाइल का साइज़। ये बैक के बटन से बैक जाते हैं और देख लेते हैं, और भी अगर आपको देखना है तो
यहाँ पे मुझे यही ठीक लग रहा है। डाउनलोड के बटन पे क्लिक करते हैं और लोड डायरेक्टली इनटू योर स्केचअप मॉडल, इस पर यस पे क्लिक कर देते हैं हम, ताकि वो डायरेक्टली यहीं पर ही डाउनलोड हो जाए। तो डाउनलोड प्रोग्रेस दिखा रहा है, यहाँ पर डाउनलोडिंग चल रही है और ये आपका डोर यहाँ पर आ चुका है। अब आप उसको चाहे बाहर रख दो अभी के लिए। तो ये डोर तो आ गया। मेन एंट्रेंस हम बनाना भूल गए हैं यहाँ पर, तो उसको बनाने के लिए वापस से इस ग्रुप के अंदर आपको डबल क्लिक करना पड़ेगा, ताकि हम इसके अंदर जाके ओपनिंग क्रिएट कर सकें। गाइडलाइन ले लो और पहले एक सेंटर पे लाइन मार्क करेंगे, फिर यहाँ से 2 फुट और यहाँ से भी 2 फुट और ऊपर से भी 2 फुट। ये लिंटल का लेवल है, 2 फुट जो है ऊपर से। यहाँ से अब हम लाइन लगाएंगे, वापस से L से लाइन एक्टिवेट करके और यहाँ पे भी लाइन लगा देंगे। और अब हमें ये गाइडलाइंस इरेज कर देनी है। इरेज इरेज और पुश पुल टूल लेकर इसको पूरा यहाँ इस लेवल तक पुश कर देना है। तो ये हमारी ओपनिंग यहाँ पे क्रिएट हो गई। बाहर क्लिक कर सकते हैं, ग्रुप के बाहर आ गए। अब हम डोर लगा सकते हैं बड़ी आसानी से। कैसे? ये डोर हम ले ही आए थे, इसको हमको मूव कराना है। देखो ये डोर है हमारा, इसको हम मूव टूल ले लेते हैं। M प्रेस करके भी मूव टूल एक्टिवेट हो जाएगा। ये M करा, यहाँ से लिया और हम आ गए यहाँ पर और इसको क्लिक कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये थोड़ा छोटा पड़ गया, ये शायद 7 फीट का डोर है। तो अब क्या करेंगे, पहले हम इसको नीचे ही ले आते हैं। यहाँ पे रखा और अब हम इसको यहाँ से उठा के बिल्कुल पीछे यहाँ पे रख देंगे, इस पॉइंट पे। ये डोर हमारा छोटा है और ऐसे में मुझे लग रहा है ये बड़ा है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो एक्सरे मोड ऑन कर देंगे ताकि हमें इसकी सारी एजेस दिखाई दें। फिर हम ले लेंगे एक स्केल का टूल ले लेंगे। अब इसमें देखो स्केल कैसे काम करता है। पहली बात तो हमें इसको यहाँ से बड़ा करना है, तो ये हमने स्ट्रेच किया इस एज तक, ऑन एज ऐसे लिखा आ रहा है ना, तब आप क्लिक कर दो। और ऐसे ही यहाँ से आप ले लोगे ये बीच वाला, और जब वो ऑन एज करे शो तब आपको क्लिक कर देना है और इसके बाहर आ जाना है और एक्सरे मोड को एक बार वापस से क्लिक कर देना है। तो आपका ये क्या हुआ, अब परफेक्टली आपका डोर यहाँ पे सेट हो गया है। ठीक है, ऐसे आप बाकी की जगह पे भी डोर लगा सकते हो। यहाँ के लिए, बाथरूम के लिए भी डोर निकाल सकते हो, बेडरूम के लिए डोर, विंडो के लिए भी। आपको वापस से कहाँ जाना पड़ेगा, 3D वेयरहाउस। यहाँ पे हमने खोला हुआ है, नीचे भी आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से भी जा सकते हो आप। और यहाँ पर टाइप करेंगे स्लाइडिंग विंडो और एंटर करेंगे। तो स्लाइडिंग विंडो आप यहाँ पर अपनी पसंद की जो भी स्लाइडिंग विंडो है उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ आके शो हो रही है तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको मूव करके रखना पड़ेगा सबसे पहले। अब हम ये देख रहे हैं कि ये विंडो तो बहुत ही छोटी है, तो इसको हम अभी फ़िलहाल के लिए स्केल कर सकते हैं। तो सिलेक्टेड है, स्केल टूल आप एक्टिवेट कर लो और आपको करना ये है कि इसको क्लिक करके और इधर पे ला सकते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगी, तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी। आप इसको पहले इवनली, इसको पहले जितना आप कर सकते हो ना उतना करो, ताकि प्रोपोर्शनेटली इसका सारा स्केल हो, नहीं तो वो सही नहीं लगेगा। और अब आप इसको ट्राई करके देखो कि सही से हो रहा है या नहीं, या फिर आप विंडो का साइज़ वगैरह चेक करके ठीक से फिर आप लेकर आओ। अभी फ़िलहाल हम क्या कर रहे हैं कि हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसको कैसे लेकर आया जाता है और इसको यहाँ पे लगाया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाएगी विंडो। तो बाकी सारे डोर्स और विंडोज़ आप लगा सकते हो देखकर, और हम यहाँ पे बाकी का फर्नीचर भी डाउनलोड करके और लगाना सीख लेते हैं। वेयर हाउस में जाएंगे, वेयर हाउस में जाके यहाँ पे डबल बेड टाइप करेंगे, डबल बेड।
एंटर करेंगे। देखो मेरे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिनमें मैंने इन सारे फर्नीचर्स को मॉडल करना बहुत डिटेल में सिखाया है, तो आप मेरे वो सारे ट्यूटोरियल्स चेक करो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो क्या है कि अगर मैं एक एक फर्नीचर को यहाँ पे मॉडल करके दिखाऊंगी इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर, तो ये वीडियो तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो फिलहाल हमारा फोकस क्या रहे कि हम जो है सारी चीज़ें कंपाइल कर लें और उसको रेंडर करना भी एक बार सीख सकें। तो यहाँ पे बेड को हमने डाउनलोड करा है और उसको हम अब लेके आ रहे हैं। देखो ये कितना बड़ा है। फ़िलहाल हम इसको रख देते हैं यहाँ पर। अब ये रखने के बाद इसको हमें सबसे पहले तो रोटेट करना है, क्योंकि इस रूम के अंदर इस वॉल के ऊपर हमें इसे लगाना है। तो रोटेट टूल लेने के बाद सबसे पहले तो अपना जो प्रोटेक्टर है या जो ये है आपका सर्कुलर जो इंफ्रेंस है, इसको क्लिक करके सेट करना है। फिर बाहर की तरफ आना है, एक्सिस को पकड़ के रखना है, क्लिक करो। अब घुमाओ इसको और सही एक्सिस तक जब वो आ जाए, यानी कि आपको 90 डिग्री टाइप कर देना। अगर वो ठीक से नहीं ले रहा एंटर कर दो। ये हो गया। अब आपको इसको सही जगह पे प्लेस भी करना है और इसकी जो स्केल है उसको भी ठीक करना है। स्केल को ठीक कर लेते हैं पहले तो। ये आपने स्केल कर दिया इसको और अब आप इसको लेके चले गए अंदर। देखो एक्यूरेट भी आप बना सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको भी एक्यूरेटली भी ठीक कर सकते हो। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंने बहुत डिटेल में बताई हुई हैं, तो आप ज़रूर से वो एक बार चेक करना। और अभी भी ये बहुत बड़ा है, देखो कितना बड़ा है ये। इसको हम अभी और ज़्यादा स्केल करेंगे, तब कहीं जाके बात बनेगी। स्केल टूल वापस से ले लेते हैं और यूनिफॉर्मली ही स्केल करेंगे इसको। ऐसे यूनिफॉर्मली हमने स्केल किया। देखते हैं आप, मुझे ठीक लग रहा है ये। वापस से हमने मूव टूल ले लिया और इसको हमने मूव कराया सही जगह पर। और एक्सिस को पकड़ के रखो। मूव कराते समय आपको एक्सिस सही रखनी है। जैसे अभी ग्रीन पे है ना, ग्रीन पे ही रह के आप इसको मूव कराओ। सिलेक्शन टूल ले लिया, यहाँ पे बाहर आ गए। ये बेड यहाँ पे लग गया। यहाँ पे आप एलसीडी पैनल प्लेस कर सकते हो, यहाँ पे वार्डरोब प्लेस कर सकते हो और विंडो के पास आप एक रॉकिंग चेयर लगा सकते हो या कोई नॉर्मल सीट, विंग चेयर या कुछ भी जो आपको पसंद आए वो दे सकते हो। प्लांटर लगा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको वेयर हाउस से बहुत इजीली मिल जाती हैं। तो आप यहाँ पे वहाँ से लाके सारी आइटम्स यहाँ पे फिक्सचर्स रख सकते हो। सेम आप ये जैसे बाथरूम के फिक्सचर्स हैं वो आपको मॉडल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आप सीधे सीधे वेयर हाउस से लेकर आ सकते हो। मेथड तो यही है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने एक रूम को तो रेडी कर लिया है और सारी चीज़ें मैंने वेयर हाउस से ही यहाँ पर लेकर आई हूँ। तो वार्डरोब भी ले आए हैं और बेड भी है और डेकोर भी है, प्लांटर भी है। तो इस तरीके से सारी चीज़ें, हालांकि अभी इसमें बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन अभी चूँकि सिर्फ हमारा फोकस क्या है कि हम बेसिक्स को सीख लें, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब इसको रेंडर कैसे करते हैं या इसके विजुअल स्टाइल को कैसे सेट किया जाता है उस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम एक कैमरा सेट करने की कोशिश करते हैं। तो कैमरा का आइकन आपको यहाँ पे दिख रहा है, पोजीशन कैमरा, इस पर आपको क्लिक करना है और सबसे पहले तो कैमरे को फिक्स करना है आपको। मान लो मैं इसको यहाँ पे फिक्स करके ड्रैग करती हूँ, मतलब आपको क्लिक करके रखना है और ड्रैग करना है। और आप कोशिश करो जो जैसे रेड एक्सिस आपको दिखाई दे रही है ना, इसी पे रह के और फिर आप ऐसे क्लिक को छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से आपको व्यू को सेट करके देगा। अब हम देख रहे हैं कि ये जो है आई लेवल बहुत ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर हम आई हाइट देखें नीचे हमारा डायमेंशन का जो एरिया है वहाँ पर, तो ये 5 फीट 4 इंचेस है। तो मैं बिना कुछ भी छेड़े यहाँ पे इसको 3 फीट पे एंटर करती हूँ, तो ये नीचे आ गया। अब हमारा फील्ड ऑफ व्यू बहुत यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड है, तो उसको थोड़ा वाइड करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे हमें जो जूम का आइकन है ना, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप जूम के आइकन पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू का नीचे आपको ऑप्शन डायमेंशन के सेक्शन में दिखना शुरू हो जाएगा। अभी 35 यहाँ पे डिग्री दिखा रहा है, तो यहाँ पे हम 50 डिग्री करके देखते हैं सबसे पहले। तो 50 डिग्री से क्या हुआ कि हाँ, हमें कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखनी और शुरू हो गई। अगर मैं यहाँ पे 60 करती हूँ तो हमें थोड़ी चीज़ें और दिख रही हैं, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो बेड है वो काफ़ी खिंचा हुआ सा स्ट्रेच दिख रहा है। तो हम यहाँ पे इसको वापस से 50 पर ही सेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कैमरे को सेट करते हैं। और भी डिटेल में हम यहाँ पे इसको आगे की क्लासेस में समझ सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स हैं, आप उनको भी चेक करके देख सकते हो, उसमें भी सारी डिटेल्स हैं।
तो इस तरीके से आप कैमरे को सेट करते हो। फिलहाल हम वापस से अपने सेम एंगल पे आ जाते हैं और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बता देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। अब हम स्टाइल्स में जाके देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है। तो स्टाइल्स के अंदर हम यहाँ से जा सकते हैं, एम्बिएंट ऑकल्शन के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन है ना जहाँ पे इन मॉडल लिखा है इस पर क्लिक करेंगे और एम्बिएंट ऑकल्शन पे क्लिक करेंगे। तो फिलहाल इसकी ये सेटिंग है और एडिट में जाके देखेंगे तो एजेस ऑन है, बंद कर देते हैं, प्रोफाइल ऑन है, बंद कर देते हैं। बाय मटेरियल पे क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे कलर बाय मटेरियल, और मटेरियल ट्रांसपेरेंसी ये भी ठीक है। एम्बिएंट ऑकल्शन को ऑन करेंगे तब क्या होगा, यहाँ पे कुछ शेडोज़ और डिस्टेंसेस के ऑप्शन आएंगे। इंटेंसिटी को कम ज़्यादा कर सकते हैं, डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। अभी हमने कोई भी मटेरियल यहाँ पे अप्लाई नहीं किया हुआ है, जो जैसा था वैसा ही हमने यहाँ पे रख दिया है। तो अगर हम वो यहाँ पे मटेरियल और ऐड कर देते तो यहाँ पे ये चीज़ कुछ और बेटर दिख सकती थी। अभी ये कुछ इस तरीके से हमारा दिखना शुरू हो गया है, मटेरियल्स अपने एक्चुअल उसमें शो हो रहे हैं। तो काफ़ी हद तक ये इसका लुक तो उठ गया है, लेकिन अभी भी हम इसको काफ़ी सारे तरीके से और भी इसको नेचुरल या रियलिस्टिक बना सकते हैं। तो ये हो गया। एनवायरनमेंट ऑन कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास, तो कोई भी ऑप्शन आप ले सकते हो एनवायरनमेंट के अंदर से। तो कुछ इस तरीके से शो हो रहा है। अब अगर मुझे इसको रेंडर करना है तो हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पे, जो कि प्लगइन के तौर पर हम यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। हम प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, यहाँ पे देखो एक प्लगइन का भी ऑप्शन है या एक्सटेंशन वेयरहाउस का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम एक्सटेंशन में टाइप करेंगे डिफ्यूजन। ऐसे बहुत सारे रेंडरिंग के प्लगइन्स अब आ चुके हैं, लेकिन हम फ़िलहाल इसी को चेक करते हैं। ये फ्री है, पेड नहीं है यहाँ पर। तो ये है रेंडरिंग का स्केचअप डिफ्यूजन, और आप इसको इंस्टॉल करोगे। सबसे पहले इंस्टॉल पे क्लिक करके यस करोगे, इसको सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड, इसको ओके कर देते हैं और इसको बंद कर देते हैं। अब ये देखो प्लगइन यहाँ पे आ गया है ना। अब इस पे क्लिक करते हैं डिफ्यूजन के प्लगइन के आइकन पे, ये यहाँ पे हमें ऐसे शो कर रहा है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट आ गई। प्रॉम्प्ट आप बता सकते हो, बहुत ही डिटेल में आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो मटेरियल कैसा चाहिए, एम्बियंस कैसा चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे टेक्सचर वगैरह आप बता सकते हो, लाइट कैसी चाहिए आपको, है ना, ओवरऑल कैसा फील आप देना चाहते हो इसके अंदर, इस सीन के अंदर, वो आप बता सकते हो। तो वो बताने के बाद आप एडिशनल सेटिंग्स भी कर सकते हो। यहाँ पे नेगेटिव प्रॉम्प्ट बता सकते हो। नेगेटिव प्रॉम्प्ट का मतलब क्या हुआ कि आपको क्या चीज़ें इसके अंदर नहीं चाहिए, रेंडर के अंदर क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, तो वो भी आप यहाँ पे लिख के बता सकते हो। और रिस्पेक्ट मॉडल ज्योमेट्री के अंदर आप चाहते हो कि भाई मॉडल जो हमने बनाया है उसके साथ में कोई भी छेड़छाड़ ना हो, वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। वैल्यू, सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिटेल में बता सकते हो। और ऑटो प्रॉम्प्ट के अंदर भी आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं कि आप जैसे इंटीरियर फोटोरियलिस्टिक अगर आप रेंडर चाहते हो तो आप वो ऑप्शन ले सकते हो। तो उसके अंदर भी आप और डिटेल में बता सकते हो, लेकिन हम नहीं बता रहे। हमने बस इतना ही चेक करना है कि अगर हम ये करना चाहें तो ये कैसे होता है। तो ये करने के बाद जब आप जनरेट पे क्लिक करते हो तो ये क्या करेगा, अब उसको प्रोसेस कर रहा है उसको रेंडर करने के लिए। तो ये पूरा AI से रेंडर हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में या आपके कंट्रोल में नहीं भी रहती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे उसने हमें 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला ये जो बैकग्राउंड में आपको इमेज दिख रही है ना, और सेकंड उसका ये ऑप्शन है, और थर्ड उसका ये ऑप्शन है। तो आप कोई भी जो भी आपको पसंद आ रहा है आप वो चूज़ कर सकते हो इसमें से, है ना। जैसे मुझे ये ठीक लग रहा है, इसको प्लस पे क्लिक करेंगे, स्केचअप सीन की तरह ये ऐड हो जाएगा आपके लाइब्रेरी के अंदर। और आप इसको एज अ मतलब समझ लो कि एज अ इमेज भी आप इसको अपने सिस्टम पे सेव कर सकते हो, सेव का बटन प्रेस करके। तो वो पूछेगा कहाँ सेव करना है, तो आप बता सकते हो। अभी तो फ़िलहाल डेस्कटॉप पर ही हम इसको सेव कर देते हैं। और अब हम इस विंडो को बंद कर देते हैं। एक बार चेक करते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे हमें उसने क्या सेव करके दिया है।
तो ये कुछ इस तरीके की इमेज आपको यहाँ पे रेडी टू यूज़ बन के मिल गई है। आप देख रहे हो, आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मॉडल आपने बेसिक मॉडलिंग करी और आपने बाकी सारी चीज़ें वेयर हाउस से उठाई और आपने इसका एक प्लगइन यूज़ किया डिफ्यूजन, और उसने आपको रेंडर करके दे दिया।
अगर क्विक रेंडर्स निकालने हैं आपको, बहुत फटाफट से काम करके देना है अपने क्लाइंट को, या आपको अपना प्रोजेक्ट तैयार करना है कॉलेज के लिए, तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सारा कंट्रोल आपके हाथ में हो और रियलिस्टिक आप रेंडर निकालो, मटेरियल भी खुद से एक एक सरफेस के ऊपर, एक एक फर्नीचर के ऊपर आप खुद से लगाओ, लाइट्स आप खुद बताओ कि कहाँ पे कौन सी लाइट होनी चाहिए, किस तरीके का एम्बियंस क्रिएट करना है, वो सारा कंट्रोल अगर आप अपने हाथ से देखना चाहते हो और सीखना चाहते हो, तो फिर आप मेरे को कमेंट करके बताओ कि भाई हमको आप ये बाकायदा वीरे के साथ में, वीरे प्लगइन के साथ में आप हमें इसको रेंडर करना सिखाओ। तो मैं ज़रूर सिखाऊंगी, उसकी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आज कुछ नया सीखा तो एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब करो डिज़ाइनगोरिदम को। यहाँ हर वीडियो एक डिज़ाइन एडवेंचर है। कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पे चाहिए, मॉड्यूलर किचन्स, लग्जरी बाथरूम्स या पूरा ड्यूप्लेक्स, आप बोलो मैं बनाती हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, कीप डिज़ाइनिंग, कीप ड्रीमिंग और अपनी क्रिएटिविटी को रिदम दो। बाय बाय।